बहुत सारी किताबें छान मारी है, पर जो ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी के अंदर जो ध्वनि प्रदूषण दे रखा है ना, वो अल्टीमेट है भाई। तो ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी से मैं ध्वनि प्रदूषण टॉपिक ले रहा हूँ और इसी को मैं भी पढ़ने वाला हूँ, आपको भी यही पढ़ना है। इसके अंदर देखिए, ध्वनि प्रदूषण जो है वो नॉइज़ नॉइज़ वर्ड जो है, वो नॉइज़ शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जो नौजिया से बना हुआ है। ठीक है। तो ये जो ध्वनि क्या होती है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, शोर क्या होता है, शोर की संज्ञा किसे दी जाती है, तो उसके लिए कह रखा है कि बहुत ज़्यादा तीव्रता की और कर्णप्रिय आवृत्ति स्तर से अगर ज़्यादा कोई ध्वनि होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, शोर। ये जो शोर है वो मनुष्यों के अंदर बेचैनी और अशांति की स्थिति पैदा करता है। जब ये करता है, जब ये अशांति की स्थिति पैदा कर देता है, बेचने की स्थिति पैदा कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी ध्वनि प्रदूषण की, तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये असहनीय ध्वनि को एक प्रदूषण का नाम दिया। ठीक है। वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं बोला गया था कि ये ध्वनि प्रदूषण है, पर यूँ बोला कि ये प्रदूषण है। ठीक है ना। फिर उसके बाद में 1981 के अंदर भारत विज्ञान कांग्रेस के जो हैं प्रोफेसर A K शर्मा जी, इन्होंने बताया था कि जो भारत के शहरों के अंदर जो शोर की मात्रा है वो दूसरे देशों के शोर की मात्रा के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारे लिए एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि इसे कम करना होगा। अगर कम नहीं किया तो उसकी वजह से लोगों का मानसिक संतुलन बहुत ख़राब हो जाता है। अब देखो, ध्वनि प्रदूषण की जो परिभाषाएं हैं उसके अंदर मेन परिभाषा तो ये देख लो कि बलात्, जबरन किसी को भी सुनाया गया अकर्णप्रिय ध्वनि का उच्च स्तर जो व्यक्ति में उद्विग्नता और चिड़चिड़ापन उत्पन्न करे, उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई नॉर्मली। अब इसमें एक जना आता है साइमंस, इसने 1974 के अंदर ये बताया कि बिना मूल्यों के अनुपयोगी ध्वनि ध्वनि प्रदूषण कहलाएगी। मतलब कोई भी ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ बोले जा रहा है आपके कान में, तो वो तुम्हारे लिए ध्वनि प्रदूषण है। मेरे मतलब ही नहीं है, फालतू में बोलता जा रहा है ना। अब जिनके एग्ज़ाम में टॉपिक नहीं है फिर भी वो वीडियो देखे तो उसको भी क्या लगेगा कि ये तो ध्वनि प्रदूषण कर रहा है ज़बरदस्ती, मेरे लिए सोचेगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट, रॉय के अनुसार क्या है कि अनिच्छापूर्ण ध्वनि जो मानवीय सुविधा, स्वास्थ्य और गतिशीलता में हस्तक्षेप करती है उसको ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। मानवीय सुविधा के मतलब हो गया कि आप आपके घर के अंदर बैठे हो और पास में से कोई ट्रक निकला बहुत ज़ोर से हॉर्न बजा करके, तो आपकी सुविधा के अंदर क्या हो गया, ध्वनि प्रदूषण कर दिया उसने। ऐसे ही आप भाई मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है ना, तो कब तो उसके को बाहर एक्सटर्नल शोर की वजह से है ना गर्भपात भी हो जाता है, तो इसका मतलब स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। ठीक है। तो इसी तरह से गतिशीलता में हस्तक्षेप वगैरह, ये बात सारी चीज़ें ध्वनि प्रदूषण कहलाएगी। ये तो नॉर्मल बात है, इसको हटाओ, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के प्रकार। तो समय के आधार पर तीन तरह के हैं ना। एक तो आवेगशील, इम्पल्सिव। इम्पल्सिव क्या होता है, एकदम से शोर आए और बंद हो जाए। ठीक है, जैसे बंदूक की गोली छूटने की आवाज़ और बम के फटने की आवाज़, एकदम से शोर होगा बंद हो जाएगा, ये होगा आवेगशील ध्वनि प्रदूषण। दूसरा हो गया हमारे पास में सतत ध्वनि प्रदूषण, कंटिन्यूस नॉइज़। कंटिन्यूस नॉइज़ कैसे, जैसे कोई कारखाना चल रहा है, अब वो कंटिन्यू चलता रहेगा तो ये सतत ध्वनि प्रदूषण होगा। तीसरा हो जाएगा अंतरायनिक ध्वनि प्रदूषण, इंटरमिटेंट नॉइज़ पोल्यूशन। इसमें क्या होगा, रुक रुक करके आवाज़ आएगी, जैसे वही मशीन चलती है, दर्जी जब सिलता है तो रुक रुक करके उसकी आवाज़ आती है। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर तीन हो जाएंगे, प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण, जैविक ध्वनि प्रदूषण और कृत्रिम ध्वनि प्रदूषण। प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण के अंदर क्या हो जाएगा, बादलों और तूफानों की आवाज़, है ना। जैविक प्रदूषण के अंदर क्या हो जाएगा, जैविक ध्वनि प्रदूषण के अंदर क्या हो जाएगा, जो इंसानों के द्वारा होती है या फिर जानवरों के द्वारा जो होती है। कृत्रिम मतलब जो मशीनों के द्वारा होती है। ओके, कारखानों, वायुयानों और वाहनों वाहनों की आवाज़। अब ये देखो, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत का या कारण किसकी वजह से होता है, तो सबसे पहले प्राकृतिक स्रोत क्या होंगे, जो प्राकृतिक घटना या क्रियाकलाप होता है उससे जो होगा वो हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत, जैसे बिजली का गड़गड़ाना, तूफान, समुद्री तरंगे, झरने आदि से निकलने वाली ध्वनि हो जाएगी प्राकृतिक स्रोत। जैविक स्रोत क्या हो जाएंगे, तो पशुओं के तेज आवाज़ें, मनुष्यों द्वारा तेज वार्तालाप, झगड़े, रोने की आवाज़ें, है ना, जैविक स्रोत हो जाएंगे। कृत्रिम स्रोत क्या हो जाएंगे, तो वही समझते हो कृत्रिम स्रोत, अभी हम पीछे बात करी थी वैसी की वैसी बात है, इसको भी छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग।
अब बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण का मापन। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है भैया तुम्हारे लिए। ध्वनि प्रदूषण का मापन जो किया जाता है ना, उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो तुम्हें आनी ही चाहिए। ठीक है, वो क्या है देखो। सबसे पहले तो एक चीज़ है, एक तो है SPL, है ना, साउंड प्रेशर लेवल। दूसरा है ये डेसिबल। दो बातें है ना। और ये डेसिबल को कैसे बदला जाता है ये बात। ओके, ये तीन चीज़ें हैं जो तुमको याद रखनी है। सबसे पहले तो SPL क्या है, साउंड प्रेशर लेवल क्या चीज़ है। तो देखो, जितने भी इंसान हैं, इंसानों के अंदर क्या होता है कि भाई एक मिनिमम साउंड रेंज है, वो साउंड रेंज है 0.0002 माइक्रोबार। ये हमारी मिनिमम साउंड रेंज है, इससे नीचे हम नहीं सुन सकते, इसके ऊपर ही सुन सकते हैं। तो ये जो हो गया ना, ये जो साउंड लेवल हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं साउंड प्रेशर लेवल SPL। इसी की टर्म में सारी की सारी ध्वनि का मात्रक माना जाता है ना। इसी से हम लोग आगे मेज़र करते हैं सारी, ये मतलब मेन यूनिट हो गई। ओके, अगली बात करते हैं हम लोग इसके अंदर डेसिबल क्या है। डेसिबल क्या चीज़ है देखो, क्या है कि इंसान जब सुनता है ना, तो सुनता है तो जनरली क्या होता है कि हम लोग जब जब साउंड का इंटेंसिटी बढ़ता है ना, तो हमारा सुनना कम हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारे जो ह्यूमन ईयर्स का रिस्पॉन्स है, वो लिनियर नहीं है। ओके, तो साउंड के प्रेशर के लिए जो हमको लिनियर नहीं हमारा मतलब लिनियरली हम लोग नहीं सुन पा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नॉन लिनियर कुछ सोर्स ढूंढेंगे जिसकी वजह से कि साउंड बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। तो हम लोग उसके लिए क्या मान रहे हैं, ये SPL यूनिट मान ली। SPL यूनिट के अकॉर्डिंग उसका लॉगरिदमिक मान जो है उसको हम लोग आगे से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 बेस से 10 बेस मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसको हम लोग बोलेंगे डेसिबल। अब यहाँ पे डेसी मतलब होता है 10 गुना। ओके, 10 से आया डेसिबल, और बेल क्या है, ग्राम बेल के अकॉर्डिंग बेल शब्द यूज़ किया। ओके, तो यहाँ पे देखो कैसे, ये देखो डेसिबल, अगर जैसे मान लो 10 डेसिबल क्या होता है, तो जो वो SPL है ना, श्रव्य ध्वनि, जिसको मैंने बताया था 0.0002 माइक्रोबार। ओके, वो यहाँ पे रखेंगे प्रेशर की फॉर्म में, तो फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 डेसिबल। अब इसका 20 डेसिबल क्या हो जाएगा, इस 10 की जगह 100 हो जाएगा, मतलब इसका 10 गुना, फिर इसका 10 गुना, तो 40 डेसिबल का मतलब क्या हो गया, श्रव्य ध्वनि से 10,000 गुना ज़्यादा तेज ध्वनि, वो हो जाएगी क्या हमारे पास में 40 डेसिबल। तो इस चीज़ को समझना। अब मेनली देखो, इसको समझने के बाद में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, इसको फील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फील करोगे ना तभी तुम्हें आगे की चीज़ें याद होगी भैया। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि थोड़ा बोरिंग हो रहा है, पर ये चीज़ को तुमको समझना ही पड़ेगा, तो लास्ट तक जाते जाते तुम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओगे। इस नॉइज़ पॉल्यूशन को फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देखो सांस लेने की आवाज़ कितनी से आती है, वो है हमारा श्वसन। श्वसन की कितनी है, 10 डेसिबल हमारी वैल्यू है। उसके बाद पत्तियों के सरसराहट की आवाज़, वो भी लगभग सांस जितनी। ओके, उसके बाद फुसफुसाहट की आवाज़ 20 से लेके 30 डेसिबल। पुस्तकालय के अंदर कितनी सी आवाज़ होती है, पन्ने पलटने की, 40 डेसिबल की होती है। किसी भी भोजनालय में सब जने बैठ करके खाना खा रहे हैं, तो एकदम से थालियाँ वालियों की आवाज़ ये वे, तो कितने 50 डेसिबल तक की होती है। सामान्य जो लोग आपस में बात करते हैं, वो 55 से लेके 60 डेसिबल तक बात करते हैं। तेज वर्षा, है ना, इस तरह से इस चीज़ को देखो। लास्ट वाला देख लो कि भाई रॉकेट इंजन 180 से लेके 195, जेट इंजन 150, है ना, ये व्यावसायिक वायुयान। तो थोड़ा सा इसको एक बार देख लेना, थोड़ा सा पोज करके। ओके, ये फील कर लेना कि कितनी ध्वनि की कितनी डेसिबल तक की एवरेज रेंज है, बस इतनी सी बात ये समझने की चीज़ है। समझ में आ गई, ये समझ लो। अब जब ये समझ लिया तुमने, तो अब देखो ध्वनि मापने के उपकरण है। ये ध्वनि मापने के उपकरण पे अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि अलग से टॉपिक है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, तो 6 इसके अंदर दे रखे, पर है 12, तो 12 को मैं अलग से तुम्हारे को बना के बताऊंगा। ओके, इसके अंदर साउंड लेवल मीटर, ऐसे डोजीमीटर, है ना, ऑक्टेव बैंड विश्लेषक, ऑक्टेव बैंड एनालाइजर, ओके, साउंड स्कोप्स, नॉइज़ इंटीग्रेटर और ग्राफिकल लेवल रिकॉर्डर। तो इस तरह से 6 ये हमारे पास में है। ये इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, वो नॉइज़ एनालाइज़र वगैरह हैं, वो अपन पढ़ेंगे उसको अलग से टॉपिक बनेगा उसका अभी। इसके बाद ही फॉलोअप में एक और वीडियो वो भी डलेगा। तो इसके अंदर देखो, ध्वनि प्रदूषक के जो मानक हैं,
कि किस मानक को किसने सेट किया है पहली बात तो, और ये क्या मानक है जो कि हमको फॉलो करने हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड्स एंड नॉइज़ पोल्यूशन के, इसको हम लोग वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत हम लोगों ने देखा था। अब ये समझ में नहीं आई कि तो वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम है, उसके अंदर ध्वनि प्रदूषण कहाँ से आ गया। तो ये बात याद रखें कि 1 अप्रैल 1988 को ध्वनि प्रदूषण को किसके अंतर्गत ले लिया, वायु प्रदूषण के अंतर्गत ले लिया था। ठीक है, तो जो पर्यावरण सुरक्षा नियम है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ने ध्वनि प्रदूषक के लिए मानक निर्धारित करे हैं। ये कौन सी सारणी में दिए हुए हैं, 1.8। 1.8 सारणी देखिए जरा, क्या है 1.8 सारणी। 1.8 सारणी आ जाओ भैया। 1.8 सारणी के अंदर देखो ये रही 1.8 सारणी। तो ये कहता है कि जो पूरा देश है उसको 4 क्षेत्रों में डिवाइड किया, औद्योगिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और शांत क्षेत्र। तो अब इसके अंदर डेसिबल वैल्यू देख लो, औद्योगिक क्षेत्र की 75, ठीक है, उसके बाद व्यावसायिक क्षेत्र की 65, आवासीय क्षेत्र की 55 और शांत क्षेत्र की 50 डेसिबल की आवाज़ होगी। कब, दिन में। और रात में क्या करो, इससे 5 कम करा, इससे 10 कम करा, इससे 10 कम करा, इससे 10 कम करा, तो सबसे 10-10 कम कर दिया, केवल एक ही औद्योगिक क्षेत्र के अंदर से 5 डेसिबल कम किया है। ठीक है, अब देख लो, इसको फील करके देख लो कि कितनी सी आवाज़ होनी चाहिए वहाँ पे। ओके, 75, 65, 55, 50 औद्योगिक आवासीय है ना, औद्योगिक व्यावसायिक आवासीय और शांत क्षेत्र। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट, एक बात और अपने को याद रखनी की, जो शांत क्षेत्र है उसके चारों तरफ का जो 100 मीटर है ना, शांत क्षेत्र कौन कौन से, अस्पताल, शिक्षा संस्थान और न्यायालय, उसके चारों तरफ के 100 मीटर का जो क्षेत्र है उसके अंदर ये आवाज़ का रेशियो है, वो याद रखना। 100 मीटर तक ये चीज़ आवाज़ नहीं होनी चाहिए हमारे। कितने डेसिबल की आवाज़ थी, वापस देख लो, कितने डेसिबल की आवाज़ थी शांत क्षेत्र के अंदर, 50 और 40 रात को। ओके, मतलब केवल जो आपस में हल्की फुल्की जो बात होती है ना, फुसफुसाहट की, उतनी सी आवाज़ आनी चाहिए इसके 100 मीटर के क्षेत्र के अंदर। आगे देखो, जनवरी 1990 में औद्योगिक मजदूरों के घरों के अंदर, क्योंकि औद्योगिक मजदूरों का जो घर होता है वो प्लांट के अंदर ही होता है, तो जो प्लांट के अंदर ही है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वहाँ प्लांट से तो बहुत तेज़ आवाज़ आएगी, तो बहुत तेज़ आवाज़ को वो सहन नहीं कर पाएगा। तो सहन नहीं कर पाएगा तो उसके लिए मानक निर्धारित कर दिए कि वो कितने घंटे कितनी आवाज़ में रहेगा। तो उसको बता दिया कि इतने घंटे इतनी आवाज़ में रहना है। तो देखो ये टेबल दे रखी है इसके अंदर, उसमें तुमको देखना है कि भाई कौन कितने घंटे रहेगा। तो इसमें देखो ये टेबल है कि जो औद्योगिक मजदूर है वो 8 घंटे तो 90 डेसिबल में रहेगा, 4 घंटे 93 में, 2 घंटे 96 में, 1 घंटे 99 में। ठीक है, 3-3-3 बढ़ते जा रहे हैं। फिर से 3 बढ़ाओ, मतलब आधा घंटा 102 डेसिबल, और उसके बाद 25 मिनट 105 डेसिबल, और 0.125 मिनट मतलब हो गया लगभग 15 मिनट 108 डेसिबल के अंदर वो रह सकता है। ये बात होगी। इसके अंदर देखो, भारतीय श्रम संगठन के श्रमिकों की ध्वनि और कंपनियों की सुरक्षा के लिए भी मानक बता रखे कि इसके अंदर अगर आपको इससे ज़्यादा आवाज़ आई तो 85 डेसिबल तक तो तुम्हारे को चेतावनी है कि 50 डेसिबल तक की आवाज़ तो ठीक है, पर उसके बाद में जैसे 90 डेसिबल की आएगी तो फिर वो खतरे की सीमा हो जाएगी, वहाँ पे मजदूर काम नहीं कर सकते। ओके, अब देखो ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। तो ध्वनि प्रदूषण के जो प्रभाव हैं वो 3 तरह से देखे जाते हैं, ध्वनि की तीव्रता और आवृत्ति पर, एक विशिष्ट संवेदनशीलता पर, और तीसरा ध्वनि के संपर्क अवधि पर, कितनी देर तक रहता है, कितना संवेदनशील है, और जो ध्वनि है वो कितनी तीव्रता या आवृत्ति की है। इसके अंदर देखिए भैया कि हमारे पास में श्रवण संबंधी, अभी देखो 5 चीज़ें हैं। एक तो सुनने की प्रॉब्लम हो जाएगी, वही चीज़ है कि भाई लो इंटेंसिटी की होगी तो धीरे बहरा होगा, लेट बहरा होगा, वो वाली चीज़ आएगी। तो ये पाँचों चीज़ें क्या है वो फटाफट से फिनिश कर दो। देखो पांचों बातें हम लोग बात कर रहे हैं कि जो श्रवण संबंधी प्रभाव है वो क्या है। तो स्थायी प्रभाव क्या है कि जो लघु अवधि तक उच्च तीव्रता की ध्वनि मनुष्यों को क्या करेगी, अस्थायी बधिरता दे देगी। जबकि स्थायी प्रभाव क्या है कि अगर 90 डेसिबल की जो मनुष्य की श्रवण क्षमता है ना, उसके बाद में 90 डेसिबल से ज़्यादा की श्रवण क्षमता आते ही पहले तो मतलब सुनने के लिए फिर उसके कान नहीं रहेंगे, बहरा हो जाएगा वो। ओके, तो 100 डेसिबल पे तो अंतःकरण भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो 90 डेसिबल हमारे इंसानों की लिमिट है सुनने की, इससे ज़्यादा हम लोग सुनेंगे तो बहरापन आ जाएगा। उसके बाद देखो
शारीरिक प्रभाव क्या होंगे? तो शारीरिक प्रभाव में ग्राहम बेल ने बताया था कि अगर कोई इंसान ज़्यादा समय तक इस तरह से हाई इंटेंसिटी की इसमें ध्वनि में रहता है तो उसके अंदर हाई प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, है ना, और रेस्पिरेटरी जो ये हमारी रेस्पिरेटरी रेट है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, हार्मोन्स में चेंज होते हैं जिसकी वजह से लिवर के रोग हो जाएंगे और हाइपरटेंशन हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है। ओके, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक प्रभाव की बात करें तो वही चिड़चिड़ापन, तुनक मिजाजी, है ना, थकान वगैरह होना, वही टेंशन रहना, काम नहीं कर पाता आदमी, फिर धीरे धीरे उसके काम करने की एफिशिएंसी कम पड़ने लग जाती है, कंसंट्रेट नहीं रह पाता। इस तरह से विद्यार्थियों के अंदर कंसंट्रेशन में कमी होने लग जाती है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। ओके, अधीरता, व्यवहारात्मक कमी वगैरह वगैरह, मतलब न्यूरोमैटिक मेंटल डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं। ओके, तो उसके बाद निर्जीव वस्तुओं पे क्या प्रभाव पड़ता है? जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं जब वो गर्जना करते हैं तो ये कांच वगैरह टूट जाते हैं इमारतों के। ओके, जिस तरह से पुरातत्व महत्व की जितनी बिल्डिंग होगी उनके अंदर क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। अन्य प्रभाव क्या पड़ेंगे? तो अन्य प्रभाव के अंदर ये बता रखा है कि मान लो कोई ड्राइवर है, उसके पास उसको बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है आसपास से, तो हो सकता है कि उसका कंसंट्रेशन बिगड़ जाए और एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इस तरह से कारखानों के अंदर क्या होता है कि जो अलार्म होते हैं, कारखानों के अंदर इतना शोर होता है कि जब अलार्म की आवाज़ आती है तो मज़दूर अलार्म की आवाज़ सुन भी नहीं पाते और कई बार इसको उनको जान का खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की, कैसे इसको नियंत्रित करें। तो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो ये है कि भाई जो ग्रीन बेल्ट लगाओ। ग्रीन बेल्ट कहाँ पे? देखो दोस्तों, क्या है कि जो हमारे बड़े बड़े महानगर हैं, बड़े बड़े महानगरों के अंदर जैसे मुंबई हो गया, है ना, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, ये देखो इनकी कितनी, ये ध्वनि स्तर देखो कितना ज़्यादा ध्वनि स्तर है। मुंबई का 104 अधिकतम स्तर आता है, 104 डेसिबल, मतलब जो सुनने की क्षमता उससे भी ज़्यादा डेसिबल आ रहे हैं। लखनऊ में 100, ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ बहुत भारी ट्रैफिक होता है। तो भारी ट्रैफिक जो होता है उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि वो जो जहाँ जहाँ भी रोड है उसके आसपास में हम लोग क्या करेंगे, पेड़ पौधे उगा देंगे, ग्रीन बेल्ट पैदा कर देंगे, जिसकी वजह से उसका जो ध्वनि की तीव्रता है उसको 10 से लेकर के 15 डेसिबल तक कम किया जा सकता है। ओके, इस तरह से हम लोग साउंड एब्जॉर्बर्स का यूज़ कर सकते हैं औद्योगिक इकाइयों के अंदर। साउंड एब्जॉर्बर यूज़ करेंगे जिसकी वजह से क्या होता है कि आसपास का साउंड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, साउंड कम हो जाता है, डेसिबल गिर जाते हैं। इसी तरह से हम लोग को वहाँ पे बहुत सारे चैम्बर्स, अभी मैं भी जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी ऐसे चैम्बर में बैठ करके रिकॉर्ड करता हूँ जहाँ पे मुझे आवाज़ नहीं आती, मेरे पीछे बैकग्राउंड साउंड नहीं आएगा आपको। ओके, आ भी रहा है पर बहुत ही कम आएगा, है ना। पदार्थों का उपयोग ऐसा करो जो कि वही ध्वनि निरोधक हो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मशीनी कलपुर्जों के अंदर लगातार चिकनाई देते रहो, उनके अंदर ऑयल ग्रीस करते रहो, ख़राब पुर्जे चेंज करते रहो ताकि आवाज़ कम आए। नेक्स्ट बात करते हैं मशीनों की अच्छी तकनीकी और गुणवत्ता का उपयोग करना चाहिए। कानों के अंदर ईयर है ना, ईयर मफ्स भी लगा सकते हैं, ईयर प्लग्स भी लगा सकते हैं ताकि आप बचे रहें, ताकि आपका मानसिक संतुलन बना रहे जब भी अगर आप किसी भी इस प्लांट्स वगैरह में वर्क करते हैं। तो इस तरह से भवन भी आपको ऐसे विकसित करने चाहिए जिसके अंदर साउंड का मतलब ऐसे आजकल डिवाइसेस आते हैं जो साउंड वेव्स को क्या करते हैं, उनका मार्क चेंज कर देते हैं, ऐसे डिवाइसेस आते हैं, तो वो भी लगवा सकते हो तो आप लोग। इस तरह से देखो, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए जो समारोह भाषण वगैरह होते हैं उनके अंदर आवाज़ को कम रखा जाए। ज़्यादा लाउड स्पीकर बड़े बड़े ज़्यादा बड़े महंगे जो हम लोग लाउड स्पीकर लगा करके डांस वांस करना, नृत्य संगीत कार्यक्रम वगैरह की आवाज़ को कम रखा जा सकता है यार। ठीक है, तो कुछ ये बातें थी हमारी ध्वनि प्रदूषण की। ध्वनि प्रदूषण के बाद अब हम लोग बात करेंगे कि ध्वनि प्रदूषण को मेज़र किए कैसे किया जाता है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी, नॉर्मल अगर आपको समझ में आ गई हो तो फिर इसको एक बार देख करके भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखो क्योंकि उसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके अंदर मैंने बात करी है कि किस तरह से हम लोग मेज़रमेंट करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन का, तो ये सारी मशीनें उसमें आएगी। ओके, तो वो वीडियो ज़रूर आपको देखना है।